हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम आपके लिए बायो का एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस स्टैंडर्ड 10th में सेकेंड चैप्टर है जो बायोलॉजी में इंक्लूड किया गया है। अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, इसका क्या संबंध है? पिछले बायो लेसन में हमने पढ़ा था, जैसे लाइफ प्रोसेसेस में हमने पढ़ा था कि हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं और जो प्रोसेसेस एक साथ हमारी बॉडी में काम करते हैं। जैसे हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हमने पढ़े। अब जब हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने सुना कि इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ग्रोथ, मतलब कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ग्रोथ के कारण होते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं जो चेंजेस इन द एनवायरनमेंट के कारण होते हैं, या आप बाहरी जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ चेंज आया तो हमारे मूवमेंट्स हो सकते हैं। अगर आपने देखा हो कि कोई बच्चा खेल रहा है, एक कुत्ता भौंक रहा है, या ऐसे कोई भी जानवर हो, एनिमल हो, पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये सारे मूवमेंट्स ही तो हुए। कुछ मूवमेंट्स ग्रोथ रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ चना लिया, राजमा लिया, मूंग लिया, कोई भी सीड ली, आपने उसको सॉइल में रखा, उसमें पानी दिया, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उस सीड में से छोटा सा एक प्लांट बाहर आता है। अब ये जो मूवमेंट था फ्रॉम सीड टू प्लांट बनना, वो क्या हुआ? हमें मूवमेंट एक दिन में तो नहीं दिखा, हमें कुछ दिनों बाद दिखा कि एक छोटा सा प्लांट आया है, कुछ दिनों बाद दिखा कि वो प्लांट थोड़ा बड़ा हुआ है। तो ये जो मूवमेंट है ये सब ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम मूवमेंट देखते हैं किसी में तो हम उस चीज़ को लिविंग थिंग बोल सकते हैं। क्या हम लिविंग थिंग बोल सकते हैं अगर सिर्फ मूवमेंट है? तो हाँ, मूवमेंट कोई भी हो, लिविंग थिंग ही मूवमेंट कर सकता है। एक पत्थर तो अपने आप हिल के नहीं जा सकता जब तक उसमें जान ना हो, राइट? तो अब हम जब बात कर रहे हैं किसी चीज़ में जिसमें मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब वो लिविंग थिंग है। अब मूवमेंट बहुत टाइप की हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बच्चे खेल रहे हैं, ये तो मेरी वॉलंटरी मूवमेंट है। मैं चल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपसे, ये भी एक प्रकार का मूवमेंट है। आप देखेंगे जब प्लांट्स सूर्य की तरफ मुड़ते हैं, वो भी एक तरह का मूवमेंट है। सो मूवमेंट कैन बी वन ऑफ द रीजंस वेयर वी कैन से दैट ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो प्राणी है, इनमें लाइफ है, इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सिर्फ मूवमेंट से नहीं, हमें ये देखना पड़ता है कि बाहर के जो एनवायरनमेंट है उसके कारण उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, उन चेंजेस के कारण हम कुछ और अनुमान लगा रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर एक बिल्ली भाग रही है तो बिल्ली क्या ऐसी ही भाग रही है, या उसने चूहे को देखा या किसी चीज़ को देखा जिसके पीछे वो झपट्टा मार रही है? तो कोई रीज़न है यहाँ पर। अगर उसने चूहे को देखा है तो चूहा एक रीज़न हुआ, एक रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई हुआ जिसके कारण वो रिस्पॉन्स कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि बस जा रही है और मुझे वो बस पकड़नी है, तो मैं भागती हूँ बस के पीछे। तो ये भी एक ऐसा मूवमेंट है क्योंकि मुझे वो स्टिमुलाई दिख रहा है, मेरी बस जा रही है और मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ पर भी किक मारते हैं फुटबॉल को, तो ये भी एक स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में मारा जाता है। सो काफ़ी कुछ जो हम मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं तो उसका कंट्रोल होगा। ये कंट्रोल, अगर मैं कह रही हूँ कि मूवमेंट है, जब मैं फुटबॉल खेलती हूँ तो मेरी आंखें भी काम कर रही हैं, मेरा दिमाग भी काम कर रहा है साथ में कि मुझे किस तरह मूवमेंट करना है, किस तरफ गोल मारना है, मेरे पैर भी काम कर रहे हैं, मेरे हाथ भी काम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं। जब क्रिकेट खेला जाता है, बॉलर ने बॉल मारा, तो आप अगर बैट्समैन हैं तो आप पूरे ध्यान से उस बॉल को देख रहे हैं, मतलब आपकी आंखें काम कर रही हैं, आपका बल्ला आपके हाथ में है और आप उसको ऐसे पोजीशन में ले रहे हैं कि जैसे बॉल आती है मैं स्ट्राइक करूंगा। मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल है। जब आप साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो आपको बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप जब छोटे रहते हैं तो आपको साइकिल सिखाते हैं
तो आपको जो सिखाने वाला भाई बहन, पेरेंट्स, कोई भी दोस्त पीछे से साइकिल को पकड़ता है, क्योंकि शुरू में हमारे बॉडी में इतना बैलेंस नहीं होता है, हमारा माइंड डेवलप हो रहा होता है और वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। कुछ प्रैक्टिस के बाद मैं साइकिल चला सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं फिर कंट्रोल हो रहा है। साइकिल चलाते समय भी मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पैर सब कोऑर्डिनेशन में है। तो ये जो बैलेंस है, ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? कहीं ना कहीं तो कंट्रोल है हमारी बॉडी में, इसीलिए हम ये सब काम कर रहे हैं। कुछ काम हम अपने विश, अपनी इच्छा के द्वारा कर रहे हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरी इच्छा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं भाग रही हूँ तो मेरी इच्छा है इसलिए मैं भाग रही हूँ। जब मैं वॉक कर रही हूँ तो मेरी इच्छा है मैं वॉक कर रही हूँ। ठीक है, जब टेलीफोन पे बात कर रही हूँ तो मेरी इच्छा है मैं टेलीफोन पे बात कर रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मूवमेंट्स इनसाइड द बॉडी कि आपकी इच्छा नहीं हो तो भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपका सांस लेना, आपका दिल धड़कना, ये सारे जो चीज़ें हैं मूवमेंट इनसाइड द बॉडी, ये भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रही हैं। आपने बहुत बढ़िया सुगंध आई, आप घर पे घुसते हैं, आपके किचन से बहुत बढ़िया स्मेल आती है, बिरयानी की खुशबू आती है, तो आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है मुंह में पानी आना। अब ये मुंह में पानी आना, ये क्या सलाइवेशन बोलते हैं इसको। ये तो आप सोच समझ के तो नहीं लाए थे, ये भी किसी स्मेल से आया होगा। तो जब मैं ये बोल रही हूँ, ये सब एक कंट्रोल की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं तो कंट्रोल है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी में ऐसा कंट्रोल करने वाला कौन सा सिस्टम है जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, और वो सिस्टम है नर्वस सिस्टम। आपने छोटे क्लासेस में ज़रूर पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम वर्क्स ऑन द नेटवर्क ऑफ नर्व्स। बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम बनाते हैं। हम देखेंगे नर्व सेल का क्या डायग्राम है और उसके क्या पार्ट्स हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। हमने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम किस प्रकार का होता है, किससे बना होता है। नर्वस सिस्टम बनता है नर्व सेल्स से, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। जो नर्व सेल्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स पूरी बॉडी में फैले होते हैं। जब कभी ऐसा हो कि हम कोई कप हाथ में लें और एकदम गर्म हो, तो हमें कैसे मालूम चलता है कि ये कप गर्म था? तो ये कप गर्म था, वो गर्म जो हीट थी वो हमारी बॉडी के किसी तो सेल ने इंफॉर्मेशन गैदर की होगी और फिर वो भेजा होगा हमारे ब्रेन को। सो इसको कहते हैं कि हमारे कोई पार्ट में, कोई बॉडी के पार्ट में कुछ तो ऐसा पार्ट है जो ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को। सो जो ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर जो रिसीव करता है। जनरली आपने देखा होगा हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं। एक तो आँखें, हम आँखों से देख के बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एक दूसरा होता है स्मेल। स्मेल, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, घर पे आप घुसे, घर में बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है बिरयानी की, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो ये क्या इम्पल्स है, क्या यहाँ पर चीज़ था जिससे हमें मुंह में पानी आया? तो ये था हमारे नाक का करिश्मा, जिसने ये सुगंध ले ली या खुशबू ले ली। फिर आता है टेस्ट। जीभ होती है, जीभ में बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं, और ये टेस्ट बड्स क्या काम करते हैं, ये आपको टेस्ट बताते हैं कि इसकी क्या टेस्ट होगी, या खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, या तुरट है, जो भी है। बहुत सारे टेस्ट हमारे टेस्ट बड्स हमको बता देते हैं। फिर होता है ये 3 सेंस ऑर्गन सामने आपको दिखे। फिर हमारे कान भी बहुत तीक्ष्ण होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। ये सेंस ऑर्गन बहुत कुछ सुन सकते हैं, जिनके कारण हम रिएक्शन देते हैं। जो मैं बोल रही हूँ अभी आप सुन पा रहे हैं, इसीलिए आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं नहीं बोल पा रही हूँ तो आप सुन भी नहीं पाएंगे। अगर मैं बोल रही हूँ और आपके कान शार्प नहीं हैं तो आप सुन नहीं पाएंगे। तो ये होता है एक चौथा सेंस ऑर्गन जो हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन गैदर करता है। और 5वां सेंस ऑर्गन होता है हमारी स्किन। अब जब स्किन को मैंने, सपोज आपके दोस्त आता है और आपको पिंच करता है, हाँ, तो पिंच करता है तो आपको क्या फील होता है? आपको दर्द फील होता है। ठीक है, कभी मैंने ऐसा एग्जांपल दिया, मैंने एक कप
आपके सामने रखा चाय का, आपको अंदाज़ा नहीं है वो कितना गर्म है, आपने हाथ लगा दिया तो बहुत ज़्यादा गर्म था तो आपने हाथ पीछे कर लिया। तो ये जो स्किन है, अब बर्फ़ दे दी आपको, मैंने आपको बताया नहीं, आपको एक ग्लास में बर्फ़ दे दी तो आपने जब हाथ लगाया तो एकदम ठंडा था, तो आपने भी रिएक्शन दिया कि आपने हाथ पीछे खींच लिए। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं और जनरली ये सेंस ऑर्गन्स ही रिसेप्टर्स का काम करते हैं। रिसेप्टर्स मतलब ये जो ऐसे जो पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम रिसेप्टर्स करता है। सो जब रिसेप्टर्स काम करता है, जैसे हमारे टेस्ट के जो नाक के हमको टेस्ट आती है तो हम कहते हैं हमारे मुंह में टेस्ट बड्स हैं, तो उस रिसेप्टर्स को हम कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स मतलब जो टेस्ट को बताते हैं। कभी हम बोलते हैं कि मेरा नाक बहुत तीक्ष्ण है, बहुत शार्प है, मैं कुछ भी सूंघ सकता हूँ, तो मैं कह सकती हूँ आपके ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स बहुत स्ट्रांग हैं। सो जब नाक की बात आती है तो हम कहते हैं कि ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स, जब टेस्ट की बात आती है तो हम बोल सकते हैं कि ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स। सो बहुत टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। अब कैसे काम करता है ये नर्वस सिस्टम, काम कैसे करता है? आपको हमने 9th स्टैंडर्ड में बताया था कि नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ नर्व सेल्स, और ये जो नर्व सेल्स होते हैं बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। कभी कभी एक नर्व सेल 1 मीटर का भी लंबा हो सकता है। कोई एक ऑर्गेनिज्म में, कोई एक एनिमल में ये लंबा, इतना ही लंबाई का हो सकता है। सो चलिए पहले मैं आपको समझाती हूँ कि एक नर्व सेल दिखता कैसा है। ये है डायग्राम, सिंपल डायग्राम है नर्व सेल का। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ड्रॉ एंड लेबल अ न्यूरॉन और अ नर्व सेल। सो न्यूरॉन या नर्व सेल में मेजर 4 या 5 पार्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। ये जो मैंने स्टार जैसे बनाया है इसको हम कहते हैं, ये जो हम कहते हैं ये सेल बॉडी है। जो नर्व सेल की बात कर रहे हैं उसकी बॉडी है ये सेल बॉडी, ठीक है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऊपर निकले हुए हैं, ये एक्चुअली यहाँ इंफॉर्मेशन गैदर होती है, उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। देखिए जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं? इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और फिर वो पूरे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब हर सेल में हमको मालूम है न्यूक्लियस होता है, तो ये सेल बॉडी में भी एक न्यूक्लियस लगा हुआ है। एक जो डेंड्राइट, आप देखेंगे डेंड्राइट में बहुत सारी ब्रांचेज हैं और एक जो ब्रांच है वो बहुत लंबी खिंच जाती है। जो ये लंबी ब्रांच खिंचती है उसके ऊपर एक ऐसा अलग टाइप का एक कवरिंग रहता है जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। सो ये एक्सॉन जो होते हैं ऐसे लंबे एक्सॉन लंबे कवरिंग में होते हैं, और ये जो एक्सॉन है, ये जो डेंड्राइट है, ये एंड होती है नर्व एंडिंग्स में। सो जो एंड होता है इसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग्स। सो ऐसा एक न्यूरॉन, उसके साथ नेक्स्ट दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन, ऐसा लाइन से लगे रहते हैं और उसको हम कहते हैं फुल नर्व। जो नर्व बनती है हमारी बॉडी में वो न्यूरॉन से बनती है, नर्व सेल से बनती है। सो अगर मैं कहूँ कि एक नर्व क्या होती है, सो एक जो नर्व होती है वो बहुत सारे नर्व सेल से बनी है और एक नर्व सेल ऐसा दिखता है। सो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक लगा दिया जाए तो वो लंबी कतार में जैसे हम लगाएंगे तो हम कह सकते हैं हमने एक नर्व बनाई है जो बहुत सारे नर्व सेल से बनी है, ठीक है। यहाँ तक ये समझ आया आपको कि ये जो डायग्राम है ये बहुत सिंपल डायग्राम है, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। लेकिन अब ये जो पार्ट्स हैं ये काम कैसे करते हैं, इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक कप को हाथ लगा, गर्म था, मैंने हिला दिया। सपोज मेरे आँख में किसी ने टॉर्च मारी तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? मैं ऐसे बंद कर दूंगी क्योंकि मेरी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं ले सकती हैं, तो ज़्यादा रोशनी नहीं ले सकती हैं, इसलिए मेरा रिएक्शन क्या हुआ? मैंने आंख बंद कर दी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम जो मूवमेंट्स करते हैं हमें पता भी नहीं लगता है, लेकिन ये मूवमेंट्स होती हैं। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, तो मेरे हाथों की मूवमेंट हो रही है। ये हाथों की मूवमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ मैं उससे रिलेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो आप तक पहुँचे, आप समझ पाए, तो ये ऑटोमेटिक मेरे हाथ का मूवमेंट होता जाता है। तो ये एक स्टिमुलाई है जिसका रिस्पॉन्स मैं दे रही हूँ। तो ये होता कैसे है? एक जनरल, ये जो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो मैंने नीचे लिखा है ये जनरल स्कीम लिखी है। जनरल स्कीम किस चीज़ की?
जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रेवल्स। अब ये नर्वस इम्पल्स क्या होता है? नर्वस इम्पल्स मतलब जब मैं बोल रही हूँ कि मैं हाथ निकाल रही हूँ गर्म कप से, तो ये हुआ क्योंकि एक नर्वस इम्पल्स डेवलप हुआ, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप हुआ जो मेरे न्यूरॉन्स से होते हुए मेरे मसल तक पहुंचा। ठीक है, तो कैसे ये जनरेट हुआ, कैसे कहाँ से कहाँ ट्रैवल हुआ, इसको कहते हैं जनरल स्कीम। सो जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रैवल्स। इम्पल्स इन शॉर्ट आप कह सकते हो हाउ द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जैसे ट्रैवल करता है, वैसे हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसे ट्रैवल करता है। तो अभी मैंने कहा कि ये जो वायर जैसे लग रहे हैं ये होते हैं डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं हमारे सारे टिप्स पे होते हैं। हमारे स्किन के कोई भी पार्ट में आप हाथ लगाओ, गरम ठंडा, आपको इमीडिएटली पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये डेंड्राइट्स जो होते हैं ये सब जगह फैले रहते हैं। बहुत सारे नर्व्स होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत ज़्यादा नर्व्स होते हैं, सारे नर्व्स नेटवर्क में फैले होते हैं। तो कहीं ना कहीं तो टिप्स ऊपर स्किन के नीचे है। ये जो टिप्स होते हैं इसको हम कहते हैं डेंड्राइट टिप्स। ये जो डेंड्राइट का काम क्या होता है? गैदर द इंफॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन गैदर की। अब मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन बोली जा रही हूँ। ये इन्फॉर्मेशन कौन सी? इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि ये बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, या मुझे हाथ हिलाना है, या मुझे शॉक लगा है, या मुझे आंख ब्लिंक करनी है। तो यहाँ पर ये जब मैं आंख ब्लिंक करती हूँ, मतलब मेरे रोशनी बहुत ज़्यादा दी आपने टॉर्च से, मेरे आँखों पे रोशनी बहुत ज़्यादा दे दी, तो मैं ऐसे करके बंद कर देती हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो रिसेप्टर्स थे, जब डेंड्राइट, मैंने बोला नर्व्स हर जगह रहते हैं, तो वो जो नर्व्स इन्फॉर्मेशन गैदर किया, तो कुछ भी चेंज जो हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन होती है। वो इन्फॉर्मेशन हमारे डेंड्राइट्स ले लेते हैं, और ये जो डेंड्राइट्स लेते हैं उसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। वो रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करते हैं, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये कुछ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और उनके द्वारा ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस के द्वारा एक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है ये डेंड्राइट में फॉर्म होता है। डेंड्राइट में फॉर्म होने के बाद ये सेल बॉडी में आएगा। सो डेंड्राइट में फॉर्म होना है, उसके बाद ये सेल बॉडी में आएगा, मतलब मेन सेल के साइटोप्लाज्म में ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचता है। इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ये यहाँ सेल बॉडी तक पहुंचती है। डेंड्राइट से सेल बॉडी तक पहुंची, सेल बॉडी से अब वो एक्सॉन की तरफ जाएगी। ये जो एक्सॉन, जो वन ऑफ द डेंड्राइट जो लंबी खिंच गई है, वो एक्सॉन है। सो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये एक्सॉन में ट्रैवल करेगी। एक्सॉन से ट्रैवल करके ये अब एक्सॉन के बाहर ये नर्व एंडिंग्स हैं, क्योंकि ये सेल खत्म हो रहा है, तो वहाँ पर जो नर्व के एंडिंग्स हैं उसको हम यहाँ से डॉट जैसे दिखा रहे हैं, इसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग्स। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन से ट्रैवल होकर नर्व एंडिंग्स तक पहुँचती है। अब नर्व एंडिंग्स, इसके बाद एक और न्यूरॉन स्टार्ट होता है। एक और न्यूरॉन स्टार्ट होता है मतलब एक और डेंड्राइट्स एक्सॉन बॉडी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो डेंड्राइट्स हैं इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको हम कहते हैं, इस गैप को हम कहते हैं सिनैप्स। ये एक सेल बॉडी है, मतलब ये एक न्यूरॉन सेल है, ये एक दूसरा न्यूरॉन सेल यहाँ से स्टार्ट हुआ है। दोनों न्यूरॉन सेल के बीच में छोटा सा गैप रहता है जहाँ एक नया केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ जो केमिकल्स हैं उनमें से जाता है और फिर दूसरे डेंड्राइट्स में पहुँचता है। तो ये जो गैप होती है इस गैप को हम कहते हैं सिनैप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिनैप्स? सिनैप्स इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। सिनैप्स में क्या हो रहा है, एक नया केमिकल रिएक्शन जनरेट हो रहा है, और इस केमिकल रिएक्शन जो यहाँ केमिकल्स थे उससे थोड़े अलग केमिकल्स यहाँ रहते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इस केमिकल्स के द्वारा दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाते हैं। सो यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ नर्व एंडिंग्स में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है इट ट्रैवल्स थ्रू सिनैप्स। सिनैप्स जो जिसको हम कहते हैं गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, तो सिनैप्स में आता है। सिनैप्स से जाके वापस ये दूसरे डेंड्राइट्स में पहुंचता है, वापस वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं कि ये सिनैप्स से नेक्स्ट डेंड्राइट पे पहुंचता है,
ऐसे करते 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 वो मसल सेल तक पहुंचता है, जिससे हमारा मसल सेल को इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाथ हटा लो। ये जो हाथ हटा लो ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये गर्म है, हाथ हटा लो, इसको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहां तक पहुंच गई। ये पूरी प्रक्रिया को हम इन शॉर्ट में आपको फ्लो चार्ट में मैंने दिखाया, इसको कहते हैं जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रैवल्स। एक क्वेश्चन आता है बहुत 2 मार्क का बहुत बार, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो हाउ अ नर्वस इम्पल्स ट्रैवल्स। फ्लो चार्ट बोला या जनरल स्कीम बोला, इसको सेम मीनिंग है। सो फ्लो चार्ट या जनरल स्कीम ऑफ नर्वस इम्पल्स क्या है, तो ये कैसे ट्रैवल हो रही है, इसको कहते हैं जनरल स्कीम। तो आपको समझ आया होगा, इंफॉर्मेशन गैदर हुई डेंड्राइट से, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुए, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रैवल हुई सेल बॉडी में, सेल बॉडी से वो एक्सॉन में आई, एक्सॉन से वो नर्व एंडिंग्स में आई, नर्व एंडिंग्स में वो दूसरे न्यूरॉन में जाने से पहले जो गैप था उस गैप में वो घुसी, जहाँ पर दूसरे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उस गैप को हम कहते हैं सिनेप्स। फिर वो डायरेक्ट दूसरे डेंड्राइट्स में गई, उस डेंड्राइट से वापस सेल बॉडी में गई, ऐसे वो ट्रैवल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती गई, और फाइनली वो जाती है मसल पे या ग्लैंड पे। ग्लैंड पे किस लिए? क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, और ये हार्मोन को रिलीज करने के लिए उनको भी ये नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। सो फाइनली कहाँ पहुँचती है वो? या तो मसल पे पहुँचती है कि मस्कुलर एक्शन हो जाए, हाथ हिल जाए, पैर हिल जाए, सिर हिल जाए, जो आपको एक्शन चाहिए, या वो ग्लैंड की तरफ जाती है जहाँ हमें हार्मोन रिलीज करना है। ये आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगी कि जब हमें सर आपके किसी फ्रेंड के साथ बहुत लड़ाई हो गई है, या मन मुटाव हो गया है, मतभेद हो गया है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है? अगर आपको बहुत बार ऐसे बड़ों ने कहा होगा बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, तो आप 1 से 10 गिनिए, ठीक है, 1 से 10 गिनिए, आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब ये एक गेम नहीं है, ये हकीकत में क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, ये जो इम्पल्स है ये जल्दी जल्दी ट्रैवल करके आपके एड्रेनलिन ग्लैंड तक पहुंचता है, और ये एड्रेनलिन ग्लैंड होता है, वो एक हार्मोन रिलीज करती है एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन ग्लैंड जो होता है ये हार्मोन रिलीज करने के बाद आपकी बॉडी में वो पसर जाता है, फैल जाता है, जिससे आपको गुस्सा या स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है। सो यहाँ ऐसे ही जोक मार के 1 से 10 तक गिनिए ऐसा नहीं बोला गया है, इसके लिए एक साइंटिफिक रीज़न है। सो अभी हम जनरल स्कीम पे आए हैं। जनरल स्कीम ये होती है कि यहाँ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल करने को हम जनरल स्कीम कहते हैं, या हाउ इट ट्रैवल्स थ्रू द बॉडी। ये हुआ नर्वस सिस्टम का काम। अब ये नर्वस सिस्टम कैसे होता है, मतलब उसमें क्या पार्ट्स होते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। कि मेन नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट होता है ब्रेन। ये ब्रेन एक हमारे मोटी कॉर्ड से अटैच होती है, जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। धीरे धीरे हम आगे जाके ये पढ़ने वाले हैं कि इसके पार्ट्स कौन से होते हैं और कितने पार्ट्स से ये नर्वस सिस्टम बना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो हमें ना बहुत अच्छी खुशबू का भी एहसास नहीं होता है। सपोज समझिए आपका पूरा नाक ब्लॉक है, बहुत बुरी तरह से आपको सर्दी खांसी हुई है, तो आपका नाक ब्लॉक है, और आपको बोला जाए कि आज ना गाजर का हलवा बन रहा है, तो आप बोलेंगे मुझे तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है, मेरा पूरा नाक बंद है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको इन्फॉर्मेशन दूसरों ने दी कि गाजर का हलवा बना है, लेकिन आपका नाक जो है, जो रिसेप्टर का काम कर रहा है, वो रिसेप्टर का काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो क्या हुआ? आपको स्मेल ही नहीं आई, आपको स्मेल नहीं आई, खुशबू नहीं आई, तो आपका जो सलाइवा था वो भी नहीं मिला, जो कह सकते हो आप मुंह में पानी आना, वो भी नहीं आया। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिसेप्टर्स और बाकी के चीज़ें रिलेटेड हैं? ज़रूर रिलेटेड हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप नाक बंद करिए और फिर रोटी का टुकड़ा मुंह में डालिए, तो ऐसा होता है बहुत बार हमें पता ही नहीं लगता कि उसकी टेस्ट क्या है। तो टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं या नाक के जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं।
अगर एक काम नहीं कर रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि ये काम हो रहा है। तो ये है एक मैजिक ऑफ नर्वस सिस्टम। आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया है कि वेयर इज द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। सो इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड एट द डेंड्राइट्स। तो आप देखेंगे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी बुक में ही दिए हैं। एंड थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब वेयर इज द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एंड कहाँ से वो ट्रैवल करती है। वो ट्रैवल करती है थ्रू एक्सॉन, देन नर्व एंडिंग्स, देन सिनैप्स एंड देन द नेक्स्ट न्यूरॉन। सो ऐसे ये ट्रैवल करती जाती हैं। तो हमने देखा अभी कि इस न्यूरॉन के क्या पार्ट्स हैं, जनरल स्कीम क्या है। अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स मतलब बिना सोचे समझे काम करना। मैं आप आराम से बैठे पेपर पढ़ रहे हैं, कॉमिक पढ़ रहे हैं, आपके पीछे से आकर किसी ने आपको बहुत जोर से डराया तो आप कैसे रिएक्ट करते? आप एकदम डर जाते, राइट? या आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, आपको मालूम है कि ट्रैफिक इधर से आ रहा है तो मैं ट्रैफिक को देखते देखते धीरे धीरे ट्रैफिक को देखते देखते क्रॉस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अचानक कोई दूसरी रॉन्ग साइड से आ जाता है और इस तरफ से आप आ रहे हैं, तो क्या होगा? आप चल रहे हैं और अचानक कोई रॉन्ग साइड से आता है तो आपकी बॉडी एकदम से रुक जाती है। ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है? आप बैठे हैं, चाय के लिए पूछा जा रहा है, आपने बिना सोचे समझे चाय के बर्तन को हाथ लगा दिया, कप को नहीं बर्तन को, तो क्या होगा? आपका हाथ जल जाएगा। और हाथ जलेगा मतलब वैसा नहीं चलता है, आप एकदम से हाथ पीछे कर देते हैं। बहुत बार हम खाना बना रहे होते हैं, गलती से या केयरलेसनेस से कढ़ाई पे हाथ लग जाता है, कढ़ाई पे हाथ लग गया तो गरम, तो एकदम से हमारी बॉडी क्या टेंडेंसी है हमारी बॉडी की कि हमारे हाथ पीछे कर लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स मैं जो दे रही हूँ ये है आपके रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन के लिए सारे इस स्कीम से हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पूरा घूमना पड़ेगा, राइट? अब अगर मैंने गरम कप को हाथ लगाया, पतीलों का हाथ लगाया है, तो वो पहले इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, फिर रिसेप्टर के पास जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा वो डेंड्राइट में जाएगा, सेल बॉडी में जाएगा, एक्सॉन में जाएगा, नर्व एंडिंग में जाएगा, फिर उसके बाद सिनैप्स में जाएगा, फिर वो पहुंचेगा हमारे ब्रेन के तरफ, फिर वो ब्रेन कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, फिर वापस वो ऐसे घूमते घूमते हमारे मसल की तरफ जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है? और इतना टाइम, वैसे तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे कुछ मौके आते हैं जब हमें तुरंत हमारी बॉडी को रिएक्ट करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सो जब मैं कहती हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है एक बिना सोचे समझे कुछ काम करना, और ये बिना सोचे समझे काम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक कोई एनवायरनमेंट के चेंज में रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एनवायरनमेंट में जब चेंज होता है उसके रिस्पॉन्स में हम ये काम करते हैं। सो बहुत बार होता है कि जैसे आपको मैंने बताया कि सपोज़ एक फ्लेम है और मेरे हाथ गलती से फ्लेम में लग गया, या जैसे आग जलाते हैं तो हमारा हाथ लग गया तो हम पीछे हटा लेते हैं। लेकिन हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस काम करता रहता है, और ये कह सकती हूँ मैं कि थिंकिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और ये हमारे दिमाग, जो ब्रेन होता है, ब्रेन के फ्रंट पोर्शन पे ये ज़्यादा काम करता है। अब आगे आके देखेंगे कि जब ब्रेन के बारे में हम जब स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं तो स्ट्रक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स किससे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये थिंकिंग प्रोसेस होता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये हमारे जनरली फोर ब्रेन में रहता है, सामने वाले ब्रेन में रहता है। तो ब्रेन में बहुत सारे नर्व्स अगर पहुंच जाते हैं, तो वैसे भी हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। इतना बड़ा नेटवर्क हमारे पूरी बॉडी में फैला हुआ है, और ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क बहुत फुर्तीले से काम करता है, बहुत फुर्ती से काम करता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जहाँ हमें बिना सोचे समझे एक्शन लेना है, तो ये नर्व्स वहाँ तक ब्रेन तक जाएं, ब्रेन से इंफॉर्मेशन लें, फिर वापस ये मसल तक आएँ, तो ये ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा शॉर्टकट बॉडी ने क्रिएट किया है कि जहाँ ऐसी प्लेस जहाँ बहुत सारे नर्व्स मिलते हैं, जैसे कह लो आप ये मेन बॉडी है, यहाँ पर बहुत सारे नर्व्स मिलते हैं,
और कहाँ मिलते हैं? ये नर्व्स सारे के सारे अटैच हो जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। अब ये स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ सारे के सारे नेटवर्क ऑफ नर्व्स मिलते हैं, वो एक बेस्ट स्पॉट है जहाँ से इंफॉर्मेशन लेना और मैसेज पहुँचाना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसको पूरा ठीक से सोच के उसको वापस एक मैसेज भेजना कि क्या करना है। तो ये जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन, एक रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा कंप्लीट होता है। जब हम बोलते हैं आर्क, तो हम एक किसी सर्कल का एक भाग जब हम अलग करते हैं तो हम उसको बोलते हैं आर्क। सो ये जो आर्क होता है ये हमारे रिसेप्टर से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से लेके मसल तक जाता है, जिससे हम एक्शन कर सकते हैं। तो ये होता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और ये रिफ्लेक्स आर्क जो बनता है वो एक शॉर्टेस्ट रूट से बनता है, शॉर्टेस्ट रूट ऑफ नर्व्स विच कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स, देन स्पाइनल कॉर्ड, देन रीनल नर्व्स, मतलब ऐसे नर्व्स जो रिले नर्व्स जो काम करती हैं। रिले नर्व्स के बाद इफेक्टर नर्व, वो नर्व जो ये इंफॉर्मेशन गैदर की हुई इंफॉर्मेशन, उसको पूरी इंटरप्रेट की हुई इंफॉर्मेशन लेके वो वापस मसल की तरफ जा रहे हैं। तो एक हो गया रिसेप्टर, एक हो गया इफेक्टर। रिसेप्टर मीन्स रिसीव करना, इफेक्टर मीन्स इफेक्ट में लाना। सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत आपको इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपको बताती हैं कि रिफ्लेक्स आर्क बनाने में कौन कौन मदद कर रहा है। सो रिफ्लेक्स आर्क बनाने में एक शॉर्टेस्ट रूट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर एक ब्राइट लाइट आपकी आंखों में ऐसे अचानक डाली जाए तो आप क्या करेंगे? तो कौन सा रिफ्लेक्स आर्क बनेगा? तो अगर मेरी आंखों में ब्राइट लाइट डाली जाए तो लाइट एक स्टिमुलाई है, ठीक है। वो लाइट का, जैसे ये बहुत लाइट ब्राइट है, ये एक रिसेप्टर ने हमारे आंखों ने रिसीव कर लिया, मतलब आंख बन गई रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर जो होता है वो न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन भेजता है कि ऐसे ऐसे बहुत ब्राइट लाइट आई है। जिस न्यूरॉन को वो मिलता है उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि वो सेंस ऑर्गन्स में बसा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। हमारी आंख सेंस ऑर्गन है, तो सेंस ऑर्गन में जो न्यूरॉन है उसको हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। अब ये सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेते हुए जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ नर्व्स होते हैं, तो वो एक ना एक दूसरी नेटवर्क लेके वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारी बॉडी के सेंटर में ये स्थित है, इसलिए हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको हम CNS के नाम से भी जानते हैं, शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म है CNS। अब ये CNS क्या करता है, समझता है इंफॉर्मेशन को और एक मैसेज वापस भेजता है कि आंख बंद कर लो, ठीक है। तो ये जो मैसेज भेजता है ये किसको देता है? ये देता है रिले न्यूरॉन को। रिले नाम कैसे पड़ा? आपने रिले रेस देखी है कभी? एथलेटिक्स में रिले रेस होती है, पहला जो खिलाड़ी होता है ऐसा करके एक स्टिक होती है, वो स्टिक लेके वो भागता है, वो कुछ 100 मीटर भागेगा, यही स्टिक दूसरे साथी को देगा, वो स्टिक लेके वो दूसरा साथी जाता है, वो दूसरा साथी तीसरे साथी को देगा, ऐसे 4 लोगों की टीम हो सकती है। सो रिले रेस जो होती है वैसे ही यहाँ पर रिले न्यूरॉन होता है। रिले न्यूरॉन को वो इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब ये रिले न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन में डालता है जैसे हमारे आँख की जो पलक होती है उसको बंद करना है, तो ये हो गया इफेक्टर ऑर्गन। तो इफेक्टर ऑर्गन को वो जाके मैसेज देता है कि आँख बंद कर लो। तो फाइनल रिएक्शन क्या हुआ, हमारी आँख ब्लिंक करती है, ऐसे ऐसे करती है। सो ये हो गया शॉर्टेस्ट रूट, और इसको हम कह सकते हैं दिस इज द जनरल स्कीम ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। ये रिफ्लेक्स आर्क तब फॉर्म हुआ जब मेरे आंखों में किसी ने ब्राइट लाइट डाली। सो ये जो ब्राइट लाइट डाली, तो ये जो मैंने आपको जनरल स्कीम बताई है बहुत ईजी है समझना। आपकी आंखों में लाइट आई, वो है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को किसने गैदर किया? आपकी आंखों ने, मतलब ये सेंसरी ऑर्गन है, तो सेंसरी ऑर्गन मतलब रिसेप्टर हो गया, और रिसेप्टर को ही हम बोलते हैं इस रिसेप्टर्स में, इस सेंसरी ऑर्गन में जो हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं उसको हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स ने इंफॉर्मेशन ले ली, वो भागा गया स्पाइनल कॉर्ड की तरफ,
शॉर्टेस्ट कट है, बहुत सारे नेटवर्क है। शॉर्ट स्पाइनल कॉर्ड की तरफ गया जिसको हम कहते हैं CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड ने ये इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया, सोचा समझा क्या करना चाहिए। ये करना चाहिए कि आंखें बंद कर लेनी चाहिए। क्या हम सुनने में हंसी आती है, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा ही होता है। फिर वो ये इन्फॉर्मेशन कि आंखें बंद कर लो, ये रिले न्यूरॉन को देता है। मैंने आपको बताया रिले रेस में कैसे एक ही स्टिक को 4 खिलाड़ी लेके जाते हैं, वैसे ही एक ही इन्फॉर्मेशन को अलग अलग न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं। उसको हम कहते हैं रिले न्यूरॉन्स, भागते एक दूसरे के पीछे। ये रिले न्यूरॉन्स इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाता है। अब इफेक्टर ऑर्गन मेरा यहाँ पर पलके हैं, ये पलके बंद कर लो या आंख बंद कर लो, ये बताने के लिए इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाता है। और हमारे मसल्स जो होते हैं आईलिड्स के पर, ये जो मसल्स है, ये मसल बंद हो जाते हैं। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क बनना थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बहुत इजी होता है। अगर आपने समझ लिया है कि आपको रिसेप्टर देना है, फिर सेंसरी न्यूरॉन का नाम लेना है, फिर स्पाइनल कॉर्ड का नाम लेना है, फिर आपको रिले न्यूरॉन का नाम लेना है, फिर आपको इफेक्टर का नाम लेना है, फिर मसल का नाम लेना है। नाम एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ बदलना आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा सेंसरी ऑर्गन है। अगर मैंने कह दिया बहुत हॉट कप ऑफ टी आई हैव टच्ड, तो क्या वो रिसेप्टर मेरे टिप्स हुए, यहाँ के सेंसरी ऑर्गन क्या हुआ, स्किन हुई। स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन ली कि ये बहुत गर्म है, ठीक है। फिर वहाँ से वो ट्रैवल करते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब इनमें मेरे न्यूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम है, नर्व्स हैं इस सेंसरी ऑर्गन में, वो गैदर कर लेता है। वो जाता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ बताने कि ये बहुत गर्म है। स्पाइनल कॉर्ड सोचता है क्या करना चाहिए, उसको वो भेजता है ये इन्फॉर्मेशन रिले न्यूरॉन की तरफ। रिले न्यूरॉन भेजता है उसको इफेक्टर की तरफ। इफेक्टर क्या है, मेरा हाथ, राइट। मेरे हाथ को पीछे कर लेना है, पीछे कर लेना है। अब यहाँ पर तो सिर्फ स्किन ने टच किया था, वो रिसेप्टर था, लेकिन मेरा ये पूरा हाथ जो है मसल के साथ बना हुआ, ये मसल के साथ अपना हाथ पीछे कर लेता है। इसको हम कहते हैं कि एक रिफ्लेक्स आर्क बना जब मैंने गर्म कप को छुआ, ये होता है रिफ्लेक्स आर्क। बहुत इजी है समझना। अगर आपको ये स्कीम समझ आ जाए कि कैसे ये ट्रैवल कर रहा है, तो आपको रिफ्लेक्स आर्क बनाना और समझना और लिखना बहुत इजी है। मैं आपको इतने बार 2 बार क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है किसी ना किसी रूप में, 2 मार्क के कोई रूप में, कभी डायग्राम के रूप में, कभी जनरल स्कीम के रूप में, कभी आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि अब बताइए इसका रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनेगा। तो ये जो सारे मैंने आपको समझाए हैं, इसको आप इंटर रिलेट करके आपके आंसर के क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि ह्यूमन ब्रेन क्या होता है और ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसे पसंद आया, क्या समझा आपने, कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप ज़रूर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। बाय फॉर नाउ।